दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बिलियनर्स और साइंटिस्ट एक ऐसे शख्स के पीछे क्यों पागल थे जिसके पास कोई कॉलेज डिग्री तक नहीं थी। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जिसने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था। आज हम उसके बदनाम आइलैंड की कहानी नहीं बल्कि उन राजों को एक्सपोज करेंगे जो अब तक लीक्ड फाइल्स में दबे हुए थे। उसका न्यू मैक्सिको वाला खौफनाक बेबी फार्म, टैंक्स के साथ उसका 2400 करोड़ का सौदा और उसकी मौत का वो सच जो एक सुसाइड नहीं बल्कि एक बड़ा कत्ल लगता है। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि एप्स्टीन की ब्लैक बुक में छुपा हर एक नाम आपको हैरान कर देगा। जेफरी एप्स्टीन की कहानी किसी फाइनेंशियल जीनियस की नहीं बल्कि एक मास्टर मैनिपुलेटर की है जिसने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था। ब्रुकलिन के एक मामूली परिवार से निकला यह शख्स 1974 में न्यूयॉर्क के डेल्टन स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता था। कहानी की बात यह है कि उसके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, फिर भी उसने वहां के अमीर बच्चों के पेरेंट्स के बीच अपनी जगह बनाई। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान उसने एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक के चेयरमैन को इतना इंप्रेस किया कि उसे सीधा वॉल स्ट्रीट पर नौकरी मिल गई। तो उसका पहला कदम था उस दुनिया में जहां पैसा और पावर सब कुछ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक टीचर इतना अमीर कैसे बना। एप्स्टीन का असली जैकपॉट था बिलियनर लेक्स वैक्सनर जो विक्टोरिया सीक्रेट का मालिक है। एप्स्टीन ने वैक्सनर का भरोसा जीता और उनका पर्सनल मनी मैनेजर बन गया। वैक्सनर ने उसे पावर ऑफ एल्ट्रोनी दे दी जिसका मतलब था कि एप्स्टीन उनके बैंक्स, अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज को हैंडल कर सकता था। कनेक्शन का फायदा उठाकर उसने न्यूयॉर्क के एक 7 स्टोरी मैंशन सिर्फ $0 में अपने नाम करवाया और करोड़ों रुपए अपनी पॉकेट में डाले। का मॉडल सिंपल था, वो इन्वेस्टिंग से ज्यादा इन डीप नेटवर्किंग से पैसा कमाता था। लेकिन अमीरी के बाद उसने बड़े बड़े साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन से रिश्ते क्यों बनाए। यहाँ आता है उसका सबसे बड़ा सील्ड, सोशल क्रेडिबिलिटी। जानता था कि अगर वो स्टीफन हॉकिंग जैसे नोबेल प्राइज विनर्स को फंडिंग देगा और उनके साथ फोटो खिंचवाएगा तो कोई भी उस पर शक नहीं करेगा। वो साइंस और चैरिटी को एक पर्दे की तरह यूज करता था। उसने आइलैंड पर फिजिक्स कॉन्फ्रेंस रखी ताकि दुनिया को लगे कि वहां पे कोई गलत काम नहीं होता है, जबकि पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो पावरफुल लोगों को अपने आइलैंड पर बार बार क्यों बुलाता था। लिटिल एस्टी जेम्स आइलैंड्स पर उसने एक ऐसी दुनिया बसाई थी जहां प्राइवेसी की कोई लिमिट नहीं थी। डॉक्यूमेंट्स और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि एप्स्टीन ने वहां हिडन कैमरास लगाए हुए थे। वो बड़े लोगों को वहां की लग्जरी ऐशोआराम का लालच देकर बुलाता था ताकि उनकी ऐसी वीडियोस या डट इकट्ठा कर सके जिससे वो उनको हमेशा के लिए ब्लैकमेल कर सके। इसी वजह से 2008 में जब वो पहली बार फंसा तो उसे एक ऐसी स्वीट हार्ट डील मिली जो आम इंसान को मिलना नामुमकिन था। उसके पास इतने बड़े लोगों के सीक्रेट डाटा थे कि पूरा सिस्टम उसे बचाने में लग गया था। स्टीफन हॉकिंग का नाम इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा शॉकिंग इसलिए रहा था क्योंकि उनकी इमेज एक ऐसे जीनियस की है जो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन थे। लेकिन जब मार्च 2006 में उनकी फोटोज एप्स्टीन के आइलैंड से सामने आई तो इंटरनेट पर हंगामा मच गया। सवाल ये उठा है कि ऐसे इंसान जो चल फिर नहीं सकता और बोलने के लिए कंप्यूटर का सहारा लेता था, वो उस बदनाम आइलैंड पर क्या करने गया था। असल में स्टीफन हॉकिंग वहां कोई गलत काम करने नहीं गया था। रिसर्च और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि एप्स्टीन ने उस वक्त आइलैंड पर एक फिजिक्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी। उसने हॉकिंग के साथ साथ दुनिया के 20 और बड़े साइंटिस्ट को वहां इनवाइट किया था। एप्स्टीन ने ये सब का खर्चा उठाया और वहां ग्रेविटी ऑफ यूनिवर्स जैसे टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए बुलाया था। उस बोट वाली वायरल फोटो में हॉकिंग दरअसल एक बारबेक्यू पार्टी का मजा ले रहे थे जो उन साइंटिस्ट के सम्मान के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। लेकिन जेफरी एप्स्टीन ने हॉकिंग को बुलाया क्यों था? इसके पीछे एप्स्टीन का एक बहुत गहरा दिमाग काम कर रहा था। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि उसके आइलैंड पर कोई क्राइम सीन नहीं बल्कि एक हब ऑफ इंटेलिजेंस है। जब इतने बड़े नोबेल प्राइज लेवल के साइंटिस्ट वहां आते थे तो एप्स्टीन की सोशल स्टैंडिंग बढ़ जाती थी। वो हॉकिंग जैसे बड़े नाम को एक शील्ड की तरह यूज करता था ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। कोर्ट में लीक हुई एक ईमेल से एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई। एप्स्टीन ने जिसलान मैक्सवेल को लिखा था कि वो उन लोगों को रिवॉर्ड यानी पैसा देगा जो ये साबित करे कि स्टीफन हॉकिंग ने आइलैंड पर कुछ गलत काम नहीं किया। इससे साफ पता चलता है कि एप्स्टीन को डर था कि अगर हॉकिंग की इमेज पर कोई गलत आंच आई तो उसकी साइंस और चैरिटी वाली इमेज भी तबाह हो जाएगी। चाहे यही है कि अब तक किसी भी इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट डॉक्यूमेंट में स्टीफन हॉकिंग पर कोई गलत क्रिमिनल चार्जेस या गलत काम करने के सबूत नहीं मिले हैं। उनका वहां होना सिर्फ एप्स्टीन की एक बड़ी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा था जहां वो दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। जो सोशल मीडिया पर स्टीफन हॉकिंग की फोटो वायरल हो रही है जिसकी वजह से उनका नाम बदनाम हुआ, असल में वो एआई जनरेटेड है। रियल फोटो एप्स्टीन आइलैंड की ये थी। जेफरी एप्स्टीन के कारनामों में लोग अक्सर उसके आइलैंड की बात करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब और डरावनी कहानी उसके न्यू मैक्सिको वाले जोरो रॉन्च की है। ये रॉन्च कोई मामूली घर नहीं था बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां एप्स्टीन अपने दिमाग के सबसे गंदे और ट्विस्टेड फैंटेसी को पूरा करना चाहता था। हाँ, जो कुछ हो रहा था उसे समझने के लिए आपको एक वर्ड समझना होगा, ट्रांसह्यूमनिज्म। इसका आसान मतलब यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसानों को सुपर ह्यूमंस में बदल देना। एप्स्टीन का जुनून ये था कि वो अपनी खुद की एक ऐसी नस्ल रेस पैदा करे जो बाकी दुनिया से ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर हो। उसने एक प्लान बनाया था जिसे लोग बेबी फार्म कहते हैं। उसका मकसद था कि उसके रांच पर एक साथ
20 से 30 ऐसी महिलाओं को रखा जाए जो उसके बच्चों को जन्म दे, ताकि धीरे धीरे उसकी अपनी एक सुपीरियर कम्युनिटी बन जाए। लेकिन एक अकेला इंसान ये सब कैसे कर सकता था? यहाँ पर उसने अपने पैसों का खेल खेला। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाता, उन्हें ढेर सारा पैसा देता और उनसे कहता कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करे जो उसके इस सपने को पूरा कर सके। वो चाहता था कि उसके बच्चों की जीन सबसे बेस्ट हो। वो अक्सर ऐसे साइंटिस्ट से घिरा रहता था जो जेनेटिक्स और डीएनए पर रिसर्च करते थे। ये सब सुनने में किसी पुरानी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन एप्स्टीन इसे सच करना चाहता था। एक और अजीब बात जो उसके बारे में सामने आई वो थी उसका क्रायोजेनिक्स में इंटरेस्ट है। इसका मतलब है कि इंसान के मरने के बाद उसके शरीर के खास करके दिमाग को बहुत ठंडी मशीन में फ्रीज करके रख देना, ताकि फ्यूचर में जब नई टेक्नोलॉजी आए तो उसे दोबारा जिंदा किया जा सके। एप्स्टीन चाहता था कि उसके दिमाग और उसके प्राइवेट पार्ट को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाए। जोरो रांच पर उसने अंडरग्राउंड बेस बनाया हुआ था और वहां की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये सब दिखाता है कि एप्स्टीन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था जो इलीगल काम करता था, बल्कि उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब गॉड कॉम्प्लेक्स था। वो खुद को एक भगवान की तरह देखता था जो अपनी मर्जी से नई इंसानी नस्ल पैदा करना चाहता था। उसके लिए लोग सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे और उसका पैसा उसकी हर गलत जिद को पूरा करने का एक जरिया था। जेफरी एप्स्टीन के केस में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि इतना सारा पैसा इतने सालों तक कैसे आ रहा था। इसका जवाब है फॉलो द मनी, यानी पैसे के पीछे जाओ। 2023 में एक ऐसा सच सामने आया जिसने दुनिया के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेस की पोल खोल दी। इस बैंक ने एप्स्टीन के शिकार बनी महिलाओं को चुप रहने के लिए और मामला खत्म करने के लिए 290 मिलियन डॉलर दिए, यानी लगभग 2400 करोड़ रुपए दिए। सवाल यह है कि एक बैंक इतना बड़ा जुर्माना क्यों भरेगा? रिसर्च बताती है कि जेपी मॉर्गन को 2006 से ही पता था कि एप्स्टीन के अकाउंट से लड़कियों की सप्लाई और स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंदे पैसे इधर उधर भेजे जा रहे हैं। बैंक के पास सारी चेतावनी थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, फिर भी उन्होंने 13 साल तक एप्स्टीन को अपना क्लाइंट बनाए रखा और उसका साथ दिया। सेटलमेंट ये साबित करता है कि एप्स्टीन अकेला नहीं था, उससे बड़े बड़े बैंक्स का पूरा सहारा मिल रहा था। जब तक एप्स्टीन उन्हें फायदा पहुंचा रहा था, उन्होंने उसकी गलती को नजरअंदाज किया। ये पूरा किस्सा दिखाता है कि कैसे अमीर लोग और बड़े बैंक्स मिलकर कानून को अपनी जेब में रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि एप्स्टीन इतने घिनौने काम करने के बाद हर बार बच कैसे जाता था? इसका जवाब छुपा है 2008 की स्वीट हार्ट डील में, जिसने पूरे कानूनी सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थी। जब 2008 में एप्स्टीन पहली बार लड़कियों की स्मगलिंग के आरोप में पकड़ा गया तो उसे उम्र कैद होनी चाहिए थी, लेकिन उसे मिली सिर्फ 13 महीने की जेल। और सुनिए, ये कोई आम जेल नहीं थी, उसे वर्क रिलीज की इजाजत मिली थी, जिसका मतलब था कि वो हफ्ते में 6 दिन, दिन के 12 घंटे जेल से बाहर अपने ऑफिस जा सकता था और मजे से काम कर सकता था। शाम को वो बस सोने के लिए जेल आ जा सकता था। सवाल यह है कि उसे इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिली? इसका पर्दाफाश तब हुआ जब उस वक्त के बड़े सरकारी अफसर अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एक हैरतअंगेज बात कही। उन्होंने बताया कि जब वो एप्स्टीन को कड़ी सजा देने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें ऊपर से रोक दिया गया। उन्हें साफ कहा गया कि एप्स्टीन को छोड़ दो, वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है और वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करता है। इसका मतलब यह है कि एप्स्टीन शायद एफबीआई या सीआईए जैसे बड़ी एजेंसीज के लिए एक एसिड यानी उनके जासूस था। वो बड़े लोगों की सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल कर इन एजेंसीज को देता था और बदले में ये एजेंसीज उसे और बड़े जुर्म से बाहर निकाल लेती थी। ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि कोर्ट के रिकॉर्ड्स और बड़े अफसरों के बयान है जो दिखाते हैं कि कैसे एक मुजरिम को देश की रक्षा के नाम पर खुला छोड़ दिया गया था। जेफरी एप्स्टीन के इस पूरे काले कारोबार में वो अकेला नहीं था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत थी, गीसीलिया मैक्सवेल। लेकिन गीसीलियन के पास इतनी पावर कहां से आई? इसका राज छुपा है उसके बाद यॉश से अचानक समुद्र में गिर गया और उसकी मौत हो गई। दुनिया को बताया गया कि एक हादसा था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही लगती है। रिसर्च और कई पुराने खुफिया अफसरों ने परिवार की इस गंदे खेल वाली लेगेसी को आगे बढ़ाया। उसने रॉबर्ट मैक्सवेल के पुराने दोस्तों और उनके खुफिया तारिकों का इस्तेमाल करके अपने एम्पायर खड़ा किया। ये एक तरह का फैमिली बिजनेस ऑफ क्राइम था, जहां गीसिलिन ने अपने बाप के रास्ते पर चलकर एप्स्टीन को एक ऐसा हथियार बनाया जो दुनिया का सबसे पावरफुल लोगों को घुटने पर ला सका। जेफरी एप्स्टीन की कहानी का सबसे बड़ा और आखिरी राज है उसकी मौत। अगस्त 2019 में जब दुनिया को लग रहा था कि अब सारे बड़े नाम एक्सपोज होंगे, तब न्यूयॉर्क की सबसे सेफ जेल में एप्स्टीन की मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट ने इसे सुसाइड कहा, लेकिन वहां जो कुछ हुआ वो किसी साजिश से कम नहीं लगता। सबसे पहली अजीब बात यह थी कि एप्स्टीन उस वक्त सुसाइड वॉच पर होना चाहिए था, यानी उस पर 24 घंटे नजर होनी चाहिए थी, लेकिन मौत से ठीक पहले उसे वहां से हटा दिया गया। उस रात जेल के दो बड़े
कैमरास जो उसके सेल के बाहर लगे थे वो अचानक खराब हो गए। ये कोई पुराने कैमरास नहीं थे बल्कि न्यूयॉर्क की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल के सिस्टम थे जिसके एक साथ बंद होना नामुमकिन जैसा है। इतना ही नहीं, उस रात जो दो गार्ड्स ड्यूटी पर थे वो दोनों सो गए थे। उन्होंने बाद में माना कि उन्होंने जेल के रिकॉर्ड्स में झूठ लिखा था कि वो हर 30 मिनट में एप्स्टीन को चेक करने गए थे। सच ये था कि कई घंटों तक किसी ने उसके सेल में झांका तक नहीं। जब एप्स्टीन की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो एक और शॉकिंग बात सामने आई। उसके गले की एक हड्डी टूटी हुई मिली थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हड्डी अक्सर तब टूटती है जब किसी का गला घोंटकर उसे मारा जाए, ना कि खुदकुशी में। ये सब देखकर एक ही सवाल दिमाग में आता है कि एप्स्टीन ने खुद अपनी जान ले ली या फिर उससे मरवाया गया। एप्स्टीन की मौत ने उन सारे पावरफुल लोगों को बचा लिया जिनका नाम उसकी ब्लैक बुक में था। आज वो जेल में तो बंद हो चुकी है, लेकिन ये सवाल आज भी जिंदा है, एप्स्टीन को किसने मरवाया? एफी एप्स्टीन की असली ताकत उसकी दौलत नहीं बल्कि उसकी वो ब्लैक बुक और फ्लाइट लॉग्स थे जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोगों की नींद उड़ा देते हैं। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा खतरनाक है। एप्स्टीन की वो लिटिल ब्लैक बुक दरअसल एक ऐसी डिक्शनरी थी जिसमें उसने दुनिया के 1000 से ज्यादा पावरफुल लोगों के प्राइवेट नंबर्स और एड्रेस छुपा रखे थे। इसमें प्रेसिडेंट से लेकर हॉलीवुड स्टार तक के नाम थे, लेकिन सच ये है कि इस बुक में नाम होना आपको मुजरिम नहीं बताता। ये तो बस एप्स्टीन के एक नेटवर्क टूल है जिसमें अपने डॉक्टर और ड्राइवर तक के नाम लिखे हुए हैं। वो दिखाना चाहता था कि उसकी पहुंच कहां तक है। लेकिन असली तबाही शुरू होती है उसके प्लेन के फ्लाइट लॉग से। एप्स्टीन के पास अपना एक प्राइवेट जेट था जिसे लोलितिया एक्सप्रेस कहा जाता था। इन फ्लाइट लॉग्स में उन लोगों का पक्का सरकारी रिकॉर्ड है जो उस प्लेन पर सवार हुए थे, जबकि ब्लैक बुक सिर्फ एक कॉन्टैक्ट लिस्ट थी। फ्लाइट लॉग्स वो कच्चा छिट्टा है जो बताता है कि कौन कौन एप्स्टीन के साथ उसके उस बदनाम आइलैंड तक गया था। फ्लाइट लॉग्स में नाम होने का मतलब है कि आप सिर्फ एप्स्टीन को जानते नहीं थे बल्कि आप उसकी उस सीक्रेट दुनिया का हिस्सा थे जहां कानून का कोई वजूद नहीं था। यही वजह है कि बड़े बड़े नेता और बिलियनर्स आज भी इन लॉग से अपना नाम हटवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एप्स्टीन ने इन दोनों चीजों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह यूज किया। वो जानता था कि जब तक उसके पास फ्लाइट लॉग्स का सबूत है तब तक बड़े लोग उसे जेल जाने से बचाते रहेंगे। उसने इन डॉक्यूमेंट्स के दम पर पूरे सिस्टम को ब्लैकमेल किया। बस तो ये है कि ब्लैक बुक से तो कोई भी बच निकल सकता है, ये कहकर कि हम तो बस उसे जानते थे, लेकिन फ्लाइट लॉग्स वो रास्ता दिखाता है जो बड़े बड़े लोगों को सीधा उस आइलैंड के गुनाहों तक ले जाता है। ब्लैक बुक से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन फ्लाइट लॉग्स का सबूत से बचना नामुमकिन है। इन्हीं दस्तावेजों से यह साबित कर दिया गया कि एप्स्टीन कोई अकेला गुनहगार नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा बड़ा सिंडिकेट था जो चेहरा जिसमें दुनिया के सबसे बड़े नाम शामिल थे। एप्स्टीन की मौत ने भले ही कई राज हमेशा के लिए दफन कर दिए हों, लेकिन उसकी ब्लैक बुक और फ्लाइट लॉग्स आज भी उन ताकतवर लोगों के लिए एक चलता फिरता बम है। सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन ने क्या किया, सवाल यह है कि उसके पीछे छुपने वाले वो बड़े नाम कब तक बच पाएंगे। आपको क्या लगता है कि एप्स्टीन ने सच में सुसाइड किया था या उसे चुप करवाया गया था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक ऐसे ही ट्रस्टेबल फैक्ट्स के लिए।